हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गूगल कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट हजारीबाग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th का फाइनल एग्जाम के जैक बोर्ड का जो सवाल आया है उनके कुछ आंसर शीट पे। 12th का जो भी आप लोगों ने एग्जाम दिया उसके आंसर शीट पे हम बात करेंगे और आंसर शीट में कितने सवाल आप लोगों ने बना पाया या कितने बना सकते थे उनके बारे में भी बात करेंगे और कौन कौन सा सवाल इजी था, आसान था, कौन बनाने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए था उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव लगभग सब आसानी था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और मैक्सिमम बच्चे ने तो सब सही बनाया है। चलिए सबसे पहला हम ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में है हु इज द डेवलपर ऑफ C++। बहुत आसान सा क्वेश्चन, C++ का डेवलपर कौन सा है? तो आप लोग को बताया गया अच्छे तरीके से, आप लोग को मालूम भी है कि C++ का डेवलपर जो है वो हमारा कौन है बाबू? बजरने अस्ट्रोस्ट्रप। बजरने अस्ट्रोस्ट्रप को C++ का डेवलपर कहा जाता है, C++ का जनक कहा जाता है, C++ का बेस कहा जाता है। नेक्स्ट अगर सवाल पे हम बात करेंगे तो अगला सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आया है तो अगला सवाल का नाम है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम यानी C++ के प्रोग्राम में प्रत्येक स्मॉलेस्ट यूनिट को किस नाम से जाना जाता है? बहुत आसान सा सवाल और कई बार चर्चे वाला सवाल जिसका नाम क्या है बाबू? टोकेन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोकेन्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल में हमारा दिया क्या गया है? स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज यानी स्ट्रिंग जो है वो कौन सा कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है? ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है स्लाइस टी। पहला ऑप्शन क्या है? स्लाइस टी। दूसरा है स्लाइस बी, तीसरा है स्लाइस ओ और चौथा है नन ऑफ दिस। मैक्सिमम बच्चे इसमें आपको मैक्सिमम बच्चे के कंफ्यूजन इसमें है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन ही है क्योंकि कोई इतना गौर नहीं कर पाएगा चीजों को, क्योंकि भाई क्लियर सी बात है कि ये जो दिया गया है ना ये आपका स्लाइस ओ दिया गया है, स्लाइस ओ दिया गया है, जबकि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर होता है स्लाइस जीरो। स्लाइस जीरो और स्लाइस ओ में बहुत ही ज्यादा अंतर है, इसमें बच्चे कंफ्यूजन ज्यादा है और कंफ्यूजन इसलिए भी ज्यादा क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लग ही रहा है कि ये स्लाइस ओ ही होगा, लेकिन अब मैं क्लियर कर दूं कि स्लाइस ओ नहीं होगा, स्लाइस जीरो होगा आंसर में, जो कि स्लाइस जीरो कहीं भी दिया गया नहीं है। अगर आप इसको गौर से देख पाए तो ये किसी भी एंगल से स्लाइस जीरो नहीं है, ये स्लाइस ओ है। इसलिए इस क्वेश्चन पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि बच्चों में कंफ्यूजन ज्यादा इस सवाल को लेकर के। तो ये सवाल में स्लाइस ओ नहीं होगा, स्लाइस ओ नहीं होगा, स्लाइस जीरो होना चाहिए था जो कि यहां पे दिया गया नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा इसका नन ऑफ दिस। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमने तो ये मारा, ये गलत क्यों है, कैसे है? मैक्सिमम लोग इसी को आंसर बता रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं, आंसर क्या होगा वो मायने रखता है। मैक्सिमम लोग अगर कुछ भी बोल देंगे तो सबकी बात थोड़ी सुना जाएगा, आंसर क्या होगा उस पर बात किया जाएगा ना। तो सिंपल सी बात है स्लाइस टी, स्लाइस बी, स्लाइस ओ और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज क्योंकि ये है स्लाइस ओ। अब ये कैसे पता चलेगा स्लाइस ओ है? इस क्वेश्चन पे इसलिए बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग इसी में कंट्रोवर्सी भी कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम गूगल की ओर चलते हैं। एक तो हम ग्रुप में आपको प्रूफ करके भेजे हुए थे, इसमें थोड़ा सा गूगल में चले आते हैं। अब गूगल में आने के बाद देखिए यहाँ पे एक हमने टाइप किया है, इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पे गूगल में क्लियर से टाइप किया हमने गूगल में कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्लाइस जीरो और स्लाइस ओ? क्या स्लाइस जीरो और स्लाइस ओ में कोई अंतर है? तो चलिए इस अंतर को समझते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे कहता है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखिए अगर इसकी हम बात करें बाबू तो यहाँ पे क्लियर सी बात में लिखा हुआ है कि इन द सी लैंग्वेज, मैक्सिमम सी और C++ का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट सेम है। कहता है इन सी लैंग्वेज द नल कैरेक्टर इज, इन सी लैंग्वेज, ये है गूगल का प्रूफ है,
कहता है इन सी लैंग्वेज द नल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कोड /0 /0। ये देखिए, ये जो है ना भैया, ये हम जूम करके दिखा दे रहे हैं, जो नल कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट किससे होगा? /0 से, जो कि यहां दिया गया है। /0 यहां पे आपका दिया गया है और क्लियर लिखा हुआ है कि नल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय कोड, किस कोड से रिप्रेजेंट होगा? /0 से रिप्रेजेंट होगा। आगे कहता है इसी में इसको नॉट, और नहीं होगा, किससे नहीं होगा? /O से। ये /O से नहीं होने वाला है। तो आप देखिए यहां पे इसको, इस दोनों कोड में अगर बात करें हम लोग, इस दोनों कोड में अगर हम लोग बात करें तो एक कोड यहां पे दिया गया है, एक कोड यहां पे दिया गया है, एक कोड दिया गया है /0 और एक कोड दिया गया है /O। तो आप अपने क्वेश्चन में देखिए ये वाला कोड दिया होगा, ये वाला, और यहाँ क्लियर बोल रहा है कि ये वाला कोड नॉट होगा, माने नहीं होगा, आपका सिर्फ होगा ये /0 वाला कोड। ये है इसका ओरिजिनल प्रूफ। इसके बाद कई सारे बुक में भी आप जाके देख सकते हैं, इसका भी आंसर जो दिया गया है वो कई सारे बुक में नन ऑफ दीज आंसर भी है, और बुक वाला आंसर भी हम आप लोग को भेजे हुए हैं। नन ऑफ दीज इसलिए आंसर है क्योंकि ऑप्शन में /0 ना दे करके /O दिया गया है, इसलिए भैया ज्यादा कंफ्यूजन कोई भी हो सकता है, आप भी, हम भी, कोई भी, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं, एक्चुअल में रिजल्ट क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये बहुत मायने रखता है। तो सिंपल से हम आप लोगों को प्रूफ दे चुके हैं कि भैया नल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय /0 नॉट /O। नल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय /0 नॉट /O। और आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ये वाला ऑप्शन, आप मैच करके देखो, ये वाला ऑप्शन उसमें नहीं है, क्योंकि ये O में 0 जो होता है, सॉरी, O 0 में लंबा होता है। अगर 0 को देखिएगा तो 0 को थोड़ा लिखते समय, 0 को लिखते समय थोड़ा लंबा की ओर खींचा जाता है इस तरीके से, ये आपका 0 कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें O का, तो O को एकदम सिंपल सा ऐसे लिखा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है इस प्रकार से है, यानी आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन जो है वो ये वाला है, कौन वाला है? /O है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि /0 ऑप्शन में दिया गया नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की और अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट सवाल में बात करें तो इसका एक्चुअल जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस। अब इसमें कौन क्या आंसर बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, किसको क्या लग रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम प्रूफ के साथ हम बता दे रहे कि आंसर होगा नन ऑफ दिस। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी बनाए आपके लिए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल की अगर बात करें, कहता है इन C++, CE, C++, ये सब क्या कहलाता है? तो ये सब बताए कि ये सब स्ट्रीम के अंदर, प्री डिफाइंड स्ट्रीम में इन सब को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत सारा आसान सा सवाल, बताया हुआ सवाल। नेक्स्ट, अभी तक एक भी 4 सवाल में एक भी सवाल नहीं है जो नोट्स और असाइनमेंट से बाहर है। नेक्स्ट सवाल 5वां, ये भी आपका नोट्स और असाइनमेंट दोनों का सवाल है। 5वां सवाल क्या कहता है? 5वां सवाल कहता है रिलेशनल ऑपरेटर आप, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर किसको बोलेंगे? तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, यानी आंसर इसमें क्या होगा? डी को बोलेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, बताया हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे तो सॉल्यूशन करने वाला सवाल है, जो कि आखिरी क्लास में ऑनलाइन में भी पढ़ाए थे, पहले भी बताया गया, आसान सा बताया हुआ सवाल है। x का वैल्यू निकालना है, प्लस y दिया गया, y का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 10 है, प्लस y है तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11, और 11 को गुना करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा? 55। तो इसका सही आंसर होगा बी, आंसर क्या हो जाएगा? 55। ये भी बताया हुआ सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं डू वाइल लूप चेक द कंडीशन। डू वाइल लूप में कंडीशन कहां से चेक होता है? तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, फॉर लूप को कौन कंट्रोल लूप बोलते हैं, वाइल लूप में कंडीशन टॉप से चेक होता है और डू वाइल लूप से कंडीशन बॉटम से चेक होता है। तो इसका सही आंसर होगा बॉटम, बताया हुआ सवाल है। अभी तक एक भी सवाल हमारे हिसाब से और आपके भी हिसाब से बाहर नहीं गया है। नेक्स्ट, रैपिंग ऑफ द डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। जब
डेटा और फंक्शन को रैप किया जाता है, लपेटा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो कई बार बताया हुआ सवाल जिसको कहते हैं डाटा इनकैप्सुलेशन, यानी इनकैप्सुलेशन। क्या बोलेंगे उसको? इनकैप्सुलेशन। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, जो कि कई बार बताया गया सवाल है। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। कंफ्यूजन है थोड़ा, लेकिन एक्चुअल सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले बोल रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले क्लास नेम चाहिए। क्या चाहिए? क्लास नेम। चलिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिक्लेयर्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। मतलब इस क्वेश्चन में कहीं भी क्लास का नाम नहीं दिया है, कहीं नहीं बोला है कि क्लास का नाम स्टूडेंट है, कहीं नहीं बोल रहा है कि क्लास का नाम टीचर है। तो जब कुछ नहीं बोला है तो क्लास का नाम स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, वर्कर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, फार्मर भी हो सकता है। माने कहीं भी क्लास नाम का जिक्र किया गया नहीं। और जब जिक्र नहीं किया गया है तो इसका एक्चुअल होगा, पहले हो जाएगा सिंटैक्स। क्या हो जाएगा? सिंटैक्स। और सिंटैक्स में हम कोई नाम ना लेकर के क्या लेते हैं? क्लास नेम लेते हैं। नाम ना लेकर के क्या लेंगे? क्लास नेम। क्लास का नाम लेंगे। नाम कब लेंगे? जब क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में दिया रहता है कि स्टूडेंट, तब स्टूडेंट लेते, टीचर टीचर लेते, फार्मर फार्मर लेते, एम्प्लॉय एम्प्लॉय लेते। कुछ नहीं दिया है तो इसका एक सिंटैक्स होता है जिसका नाम है क्लास नेम। और क्लास नेम के बाद होता है ऑब्जेक्ट नेम। क्या होता है? ऑब्जेक्ट नेम। क्लास नेम और क्या मेरे भाई? ऑब्जेक्ट नेम। ये सही तरीका है एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का सही तरीका कि पहले क्या लिखा होना चाहिए? क्लास नेम, और फिर क्या लिखा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट नेम। अब क्वेश्चन में कहीं कोई क्लास नेम दिया गया नहीं है तो अपने मर्जी से हम कैसे मान लेंगे कि कौन सा क्लास है? क्लास का नाम तो कुछ भी हो सकता है। एक फिक्स रहता कि नहीं, C++ में सभी क्लास का नाम स्टूडेंटे रहता है, तब हम मानते कि हाँ ये क्लास का नाम स्टूडेंट है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्लास का नाम अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अब आप अगर कह दीजिएगा कि सर हम क्लास स्टूडेंट को क्लास नेम मानेंगे और उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे कि हम जो है वो क्लास का नाम स्टूडेंट नहीं टीचर रखेंगे। तो टीचर के हिसाब से फिर आंसर कहाँ है? तो ऐसा नहीं, इसका एक्चुअल सिंटैक्स होता है बाबू, जो कि सिंटैक्स क्या होता है? क्लास नेम और क्या? ऑब्जेक्ट नेम। अगर ये ऑप्शन में है तभी आंसर सही है, अन्यथा नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्लास और स्टूडेंट, तो क्लास नेम नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ये नहीं होगा। दूसरा में क्या दिया गया है? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट का नाम क्लास है, ये कहीं क्लियर नहीं है, और इस तरह से ऑब्जेक्ट इसका ऐसे ही बनाने वाले नहीं है। तो इसका ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि होना क्या चाहिए? क्लास का नाम। और स्टूडेंट क्लास का नाम है ये जरूरी नहीं है, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, क्रिएटेबल है, अपने से ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट टेस्ट, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या दिया हुआ है? नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो नन ऑफ क्या होगा? दीज, नन ऑफ दीज। चलिए इसको एक प्रूफ के साथ भी देखते हैं, ऑनलाइन में चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। देखिए हमारे पास एक गूगल है और गूगल में यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे सवाल हमने लिया है, सवाल को लिया इस प्रकार से। सवाल यहाँ क्या दिया गया है? सवाल बोल रहा है विच among following is correct way to declare object of a class। यहाँ भी वही चीज बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो सही तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, क्लास में ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो ऑप्शन है क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। तो इसका सही आंसर बोल रहा है ए। ए मतलब क्या? पहले क्लास नेम और फिर क्या? ऑब्जेक्ट नेम। यानी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले होना चाहिए, किसी भी क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होना क्या चाहिए? क्लास नेम, और फिर क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट नेम। बिना क्लास के नेम का कोई ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो ये इसका सही आंसर होगा। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम ऑप्शन में नहीं था, इसलिए उसका नन ऑफ दी जाए। और अगर ऑप्शन में रहता, अगर कोई क्लास का नाम दे देता, क्लास का नाम कहने का मतलब अगर क्वेश्चन में कह देता कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिक्लेयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
ऑफ अ क्लास इफ द नेम ऑफ क्लास इज स्टूडेंट, यानी क्लास का नाम अगर क्या है स्टूडेंट है, तब उस हिसाब से ऑब्जेक्ट कौन सही होगा, तब उसका आंसर होता ये बी वाला। लेकिन कहीं पे क्लास का कोई नाम नहीं है, तो क्लास का नाम नहीं है तो वो फिक्स रहता नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसका सही जो आंसर है वो होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन में क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम दिया गया नहीं है। ये सवाल, दोनों सवाल पर इसलिए ज्यादा चर्चा किए क्योंकि बच्चे का ज्यादा कंफ्यूजन इसमें है, बच्चे पूछ रहे थे हमसे बार बार, इसलिए हम इस पे दोनों सवाल पे चर्चा किए। नेक्स्ट कहता है अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय यूजिंग, स्टैटिक मेंबर फंक्शन किसके मदद से इन्वोक किया जाता है, तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन को बुलाने के लिए क्लास नेम का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपके असाइनमेंट और नोट्स दोनों में मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें बाबू, कहता है एन इनलाइन फंक्शन इज, अब देखिए इसमें भी बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि सर मेरा गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए बाबू, एन इनलाइन फंक्शन इज, इनलाइन फंक्शन क्या है, तो इनलाइन फंक्शन क्लास के अंदर बनाया जाता है, जो कि हम नोट्स और असाइनमेंट दोनों पढ़ाएंगे। इनलाइन फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है इनसाइड द क्लास, किसी भी क्लास के अंदर में इनलाइन फंक्शन बनाया जाता है। ये पहला ऑप्शन सही है, ये भी होगा। दूसरा प्रीफिक्स विद कीवर्ड इनलाइन, इसको जो यूज किया जाता है या इसको जो आइडेंटिफाई करेगा वो कौन सा कीवर्ड के साथ, इनलाइन कीवर्ड के साथ। ये भी ऑप्शन क्या है, सही। अब कॉल्ड एट कंपाइल टाइम, और इनलाइन फंक्शन कंपाइल टाइम ही प्रयोग होता है, कंपाइल टाइम ही एग्जीक्यूट करता है, छोटे छोटे प्रोग्रामों को एग्जीक्यूशन को फास्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, तीनों का तीनों आंसर सही है। यहां होना चाहिए ऑल ऑफ दिस, बाय मिस्टेक जैक के द्वारा नन ऑफ दिस लिखा गया है। तो अगर हमारे हिसाब से आप पहला मारे होंगे तो भी सही है, दूसरा मारे होंगे तो भी सही है, और तीसरा मारे होंगे तो भी सही है, क्योंकि गलती ये आपकी नहीं, गलती ये जैक बोर्ड की है, और ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। तो या तो यहाँ ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, और अगर वहां नहीं दिया है तो वह तीनों में कोई भी मारे होंगे तो नंबर तो हमारे हिसाब से देना चाहिए। तो इसका आंसर तीनों में कोई भी मारे हैं तो सही है। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें, और ये भी आपके असाइनमेंट और नोट्स दोनों में दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें, सवाल नंबर 12 कहता है फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट्स द डॉट 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 कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स। फंक्शन ओवरलोडिंग किसके थ्रू इंप्लीमेंट्स होता है, तो हम कई बार बताएं कि फंक्शन ओवरलोडिंग का फीचर्स और पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर्स दोनों का दोनों फीचर सेम होता है, दोनों का दोनों को फीचर सेम होता है, दोनों का काम करने का तरीका सेम होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए यानी पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें, ये भी आपका सवाल नोट्स और असाइनमेंट दोनों का है। नेक्स्ट सवाल कहता है इन पब्लिक इनहेरिटेंस, पब्लिक इनहेरिटेंस में a public data member of the base class will be treated as derived class, मतलब बोल रहा है कि पब्लिक इनहेरिटेंस में जब पब्लिक डाटा मेंबर बेस क्लास का डिराइव क्लास में जाएगा तो क्या बनेगा, यानी पब्लिक डिराइव में जाएगा क्या बनेगा। हम बोले पब्लिक क्लास में भी बताया, असाइनमेंट में भी है कि पब्लिक जहां जाएगा वही बन जाएगा, पब्लिक पब्लिक में जाएगा पब्लिक बन जाएगा, पब्लिक प्राइवेट में जाएगा प्राइवेट बन जाएगा, पब्लिक प्रोटेक्टेड में जाएगा प्रोटेक्टेड बन जाएगा। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा नंबर ए यानी क्या हो जाएगा भैया, पब्लिक। इसका सही आंसर क्या है, पब्लिक, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 14 का कहना है द चेन डिपिक्टिंग द डेरिवेशन ऑफ अ क्लास फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास, कि एक चेन जो बनता है, जो सिंगल चेन बनता है, जो बनाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक क्लास को बहुत सारे क्लास से जब लेते हैं, मल्टीपल बेस क्लास से जब लेंगे तो क्या कहलाएगा। तो यहां पे दिया है कंटेनरशिप, इनहेरिटेंस ग्राफ, इनहेरिटेंस पाथ और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि यहां पे एक भी इसका ऑप्शन दिया गया नहीं है। तो यहां पे आपका कहला जाएगा नन ऑफ दिस। क्या कहलाएगा बाबू, नन ऑफ दिस। ये सवाल थोड़ा सा देखिए, ये भी सवाल है नोट्स और असाइनमेंट से ही, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा पढ़ने में इस सवाल को समस्या लगा, जिसके कारण वो ऑप्शन जो है हमें ये नया नजर आया, ऑप्शन जो है ये नया नजर आया, जिसके कारण बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता था। अब ये ऑप्शन इसका ऐसे नन ऑफ दीजिए, आप जो भी मारे सही है, आपके हिसाब से हम क्या ही कह सकते हैं। अब ये सवाल बोलिएगा तो थोड़ा सा लॉजिकली था, क्योंकि ऑप्शन सारे नए थे,
तो ये आप समझने लायक है। बाकी सारा सवाल, इसके अलावा सारा सवाल आपका नोट्स में भी हम दिखा देंगे, असाइनमेंट में दिखा देंगे, सारा का सारा सवाल आपके नोट्स और असाइनमेंट में दिया गया। ये सवाल बोलिएगा, ये भी सवाल वैसे है, लेकिन इस तरह का ऑप्शन हमने नहीं दिया था वहां पे, जिसके कारण इस सवाल के बारे में आप कह सकते हैं। बाकी कहता है द एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट रन टाइम इज रेफर टू, जो रन टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है उसको क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है। हमने आपको समझाया था मेमोरी एलोकेशन दो प्रकार का, एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम होता है और रन टाइम में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। कई बार बताया हुआ सवाल है, नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज डन एज, माने पॉइंटर वेरिएबल किस प्रकार से डिक्लेयर होता है। तो हमने आपको बताया था कि पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए पहले इंट फ्लोट कैर कुछ भी ऐसा लगा लेंगे, मतलब पहले लगेगा क्या, डाटा टाइप। इंट फ्लोट कैर ये सबको क्या बोलेंगे, डाटा टाइप। फिर बताया गया था कि पॉइंटर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्टार, और स्टार के बाद ए बी सी जो वेरिएबल लेना है यानी वेरिएबल लगेगा, क्या लगेगा, वेरिएबल लगेगा। तो इसमें आपका डाटा टाइप स्टार वेरिएबल, डाटा टाइप स्टार वेरिएबल, डाटा टाइप ये वाला पहला ऑप्शन ए नंबर, डाटा टाइप स्टार वेरिएबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 16 के बाद 17, ये भी सवाल आपके नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें, कहता है एलिमेंट्स दैट कैन बी एडेड और रिमूव एट बोथ एंड आर कॉल्ड, मतलब एलिमेंट को दोनों साइड से किससे रिमूव किया जा सकता है और ऐड भी किया जा सकता है। तो हम बताएं जिसका दोनों तरफ मुंह होता है उसे डी क्यू यानी डबल इंडेड क्यू कहते हैं, डी क्यू यानी डबल इंडेड क्यू। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, क्लासेस में भी कई बार समझाया गया कि जिसका दोनों साइड से मुंह रहता है उसको डबल इंडेड क्यू यानी डी क्यू कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सवाल। नेक्स्ट अगर इसके आगे हम लोग बढ़े, अगला आंसर कहता है विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। इनमें से कौन सा हेडर फाइल है जो किसी भी डाटा को क्रिएट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। तो उसके लिए हेडर फाइल जो जरूरत पड़ेगा वो स्टूडियो या iomani.h, स्टूडियो iomani.h जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए स्टूडियो भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए स्ट्रिंग है, मैथ्स है, एफस्ट्रीम है और एक नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर जो 18 का है भैया वो नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट जो है आपका 19 नंबर सवाल कहता है नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, यानी नंबर ऑफ टपल्स। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी टेबल में एक रो को टपल्स कहते हैं और सारे रो को कार्डिनलिटी कहते हैं, जो कि असाइनमेंट और नोट्स दोनों में बताया गया। एक रो को टपल्स और सारे रो को कार्डिनलिटी। तो वही बोल रहा है नंबर ऑफ टपल्स यानी सारे रो को क्या बोलेंगे, सारे रो को क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा, बी यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल जो है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड। किसी भी टेबल के अंदर सारे वैल्यूज को किस सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको इसमें बहुत आसान सा सवाल आप लोग को बताया गया है, बहुत आसान सा सवाल बताया। इसका आंसर क्या होगा बाबू, डोमेन। क्या होगा, डोमेन। ये भी आपके नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इनमें से डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का कमांड कौन नहीं है। तो हम आपको क्लासेस में बताएं कि डाटा मैनिपुलेशन में आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट क्या कर सकते हैं, डिलीट क्या कर सकते हैं, अपडेट, रीनेम ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन कमिट कहीं भी हमने बताया नहीं है। तो ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का कमांड नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी यानी कमिट। ये भी सवाल आप लोग को पढ़ाया गया है। नेक्स्ट नोट्स और असाइनमेंट दोनों मिल जाएगा। कहता है द डुएल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन का डुएल कीजिएगा क्या होगा, माने इसका आप डुएल कीजिए। डुएल यानी उल्टा कीजिए। उल्टा करने का 4 नियम बताए थे, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, प्लस का उल्टा डॉट और डॉट का उल्टा प्लस। तो चलिए इसका उल्टा करते हैं। ए का ए, बीच में डॉट है क्या कर दिए प्लस, फिर क्या बी, प्लस है तो क्या कर देंगे भैया डॉट,
फिर क्या ए का ए बार रहेगा, बीच में डॉट है क्या कर देंगे प्लस, फिर बी का बी, फिर यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे डॉट और 1 का उल्टा 0। ये उलट दिए चारों नियम का यूज करके। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा a प्लस बी, ये वाला बी नंबर, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर। ये भी आपके नोट्स और असाइनमेंट दोनों का सवाल है, बताया गया। नेक्स्ट सवाल अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट सवाल देखिए कहता क्या है यहाँ पे, इसमें तो पूरा छेड़छाड़ कर दिया बच्चा। देखिए कहता है कि मैक्स टर्म में x बार प्लस y प्लस z प्लस w बार, मैक्स टर्म में इसको किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहली बात, मैक्स टर्म को बड़ा M से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? बड़ा M से। मैक्स टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बड़ा M से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बड़ा M से। बड़ा M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात कीजिए, देखिए x के ऊपर बार है तो मैक्स टर्म में बार जो लगता है 1 पे लगता है, मैक्स टर्म में बार 1 पे, मिन टर्म में बार 0 पे। तो ये क्या कहला गया 1, क्या कहला गया 1। इस पे बार नहीं है y पे तो ये 0, इस पे भी बार नहीं है तो ये 0, और इस पे बार है तो ये भी क्या कहलाएगा 1। क्या कहलाएगा 1, क्या कहलाएगा 1, 1001। अब इसको अगर कन्वर्ट कीजिएगा आप डेसिमल में तो ऐसे देखिए, ऐसे फॉर्मूला होता है 1 2 4 8। अब इसमें क्या होता है, जहां जहां 0 है उसको गिना जाता नहीं है। तो यहाँ 1 है तो ये काउंट होगा, 0 है तो काउंट नहीं होगा, 0 है तो काउंट नहीं होगा। तो 8 और 1 क्या हो गया 9, ये दोनों जगह 1 1 है तो 8 और 1 क्या हो गया 9, यानी इसका सही आंसर होगा कैपिटल M9, कैपिटल M9। क्यों? क्योंकि बड़ा M, मैक्स टर्म को बड़ा M से जो इंडिकेट करेंगे और सॉल्यूशन करके इसका आया क्या है 9 आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल M9, माने सही आंसर इसका A होगा। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर सवाल में अ लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज कॉल्ड, अ लोकेशन ऑफ नेट सर्वर इज कॉल्ड। तो आपको पता है कि किसी भी नेट का जो सर्वर का लोकेशन हो तो किससे इंडिकेट होता है? वेबसाइट से होता है। किसी का भी खुलता है क्या? वेबसाइट खुलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट वेबसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, कहता द डाटा ट्रांसमिशन रेट इज मेजर्ड इन, जो डाटा हम ट्रांसमिट करते हैं उसका रेट किससे मापा जाता है? तो उसका रेट मापा जाता है बीट पर सेकेंड, बीट पर सेकेंड, बीट पर सेकेंड। ये तो नॉलेजेबल चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ मीटर है, ब्रॉड है, एम्पलीट्यूड है, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो अगर हम टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म, अगर हम पूरे ऑब्जेक्टिव 25 ऑब्जेक्टिव में बात करें तो एक है 14 नंबर ऑब्जेक्टिव जो थोड़ा सा सोचने लायक है, और हमें नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्टिव उस तरह से है। और अगर बात कीजिएगा तो ये 25 नंबर वाला थोड़ा सा सोचने वाला है, माने 14 नंबर ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा सोचने वाला है। बाकी सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बहुत आसान था, सब आपके नोट्स में दिया गया है, सब आपके असाइनमेंट में दिया गया है, और सारे बच्चे का आंसर भी लगभग बच्चे सब सही बना के अच्छे से आए हैं, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल था। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव की बात, मैंने ऑब्जेक्टिव में लगभग सारा नोट्स और असाइनमेंट से कैच कर लिया है, एक आध सवाल को इधर उधर करके। अब आइए सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में कोई बंदा नहीं कह सकता है कि इधर उधर से सवाल है, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पढ़ाया हुआ है, एक को सब्जेक्टिव बाहर नहीं कह सकते हैं। पहला सब्जेक्टिव का सवाल, डिफाइन लिटरल्स, कई बार बताया हुआ सवाल। लिटरल्स क्या है? कांस्टेंट को ही लिटरल्स कहते हैं। 5 प्रकार का बुल, इंटीजर, ये सब पढ़ाया हुआ है, आसानी से लिखा होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द साइज ऑफ फॉलोइंग कांस्टेंट, इसका साइज निकालने हम पिछले ऑनलाइन क्लास में बताया, कई बार क्लासेस में बताया, असाइनमेंट नोट सब में बताया गया है। नेक्स्ट, व्हाट डाटा टाइप शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम, इसको 2 दिन पहले हम ऑनलाइन में पढ़ाए थे, बाकी सारा क्लासेस में कई बार असाइनमेंट में सब सवाल दिया गया है, कई बार पढ़ाया गया। व्हाट इज स्ट्रक्चर, कई बार बताया हुआ सवाल है, टेस्ट में दिया हुआ सवाल है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको भी हमने लेटेस्ट 2 दिन पहले आपको ऑनलाइन क्लास में बताया, और पिछले बार कई बार इसको क्लासेस में भी बताया गया है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हेडिंग, सब पढ़ाया गया है, कई बार आपके क्वेश्चन में दिया गया है। राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ ईमेल, ये आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन मिल जाएगा, ईमेल क्या है और उसका एडवांटेज क्या है, ये भी आपको बताया गया है, असाइनमेंट में चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डाटा इनकैप्सुलेशन, डाटा इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं, ये भी आपको बताया गया सवाल है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन सीम और एचटीटीपी, ये दोनों का दोनों असाइनमेंट में आपको मिल जाएगा, असाइनमेंट में चेक कर लीजिएगा सीम और एचटीटीपी क्या है। नेक्स्ट, अगर इसी में आगे हम लोग बात करें तो कहता है क्या है,
डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म गिवन एन एग्जांपल ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑन C++। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इसका एग्जांपल है, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है, 3 में भी पढ़ा है, और कई बार इसको असाइनमेंट में भी दिए गए हैं और टेस्ट में भी दिया गया है। सब आसान सा सवाल भाई। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफर्ड बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या एडवांटेज है, क्या नीड है, क्या फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, कई बार बताया हुआ सवाल और कई बार टेस्ट में दिया गया सवाल। नेक्स्ट, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कंस्ट्रक्टर क्या है, उसका एक एग्जांपल बताइए। तो कई बार आपको टेस्ट और असाइनमेंट सब में पढ़ाया तो चरचरा के गया भैया, एक को नहीं कर सकते, एक सब्जेक्टिव बाहर है आपका। Evaluate the following postfix expression using a stack and show the content of a stack after execution of each operation। इसको सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो भेज करके भी YouTube में और 2 दिन पहले वीडियो भेज दी इसका, इसी का सवाल को भेज दिए। नेक्स्ट, पीछे अगर बात किया जाए तो इसको कई बार टेस्ट में दिया गया, क्लासेस में बताया गया, डॉट क्लास में बताया, कई बार यह पढ़ाया हुआ सवाल है, तो कोई कही नहीं सकता, बहुत आसान सा सवाल है। नेक्स्ट, आगे जाएंगे 40 नंबर। व्हाट इज रिलेशन, टेबल को ही रिलेशन कहते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स, रो और कॉलम, जो कि कई बार बताया गया सवाल है। ये सब कुछ नहीं कर सकते भैया, ये सब मलाई चौक है, मलाई चौक। नहीं चूस पाए तो तुम्हारा किस्मत खराब था, सही बात है, तुम्हारा किस्मत खराब था। ड्रॉ अ लॉजिक गेट, ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका आप सर्किट डायग्राम बना के दिखाइए। कई बार क्लासेस में, टेस्ट में, सब में दिया गया है। ये सब मतलब क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, दम का दम ही नहीं है, मैंने रसा के एकदम पढ़ाया गया ये सब सवाल है। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन इन डाटाबेस सिस्टम, एक्सप्लेन। वेरियस लेवल क्या होता है, इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल। ये डाटाबेस का क्वेश्चन है, 3 प्रकार का लेवल आपको पढ़ाया गया, क्वेश्चन एग्जाम में भी दिया गया, टेस्ट में भी दिया गया, देख सकते हैं, असाइनमेंट वगैरह सब में मिल जाएगा ये सब सवाल। नेक्स्ट, बात करते हैं आगे, डिफाइन अ क्लास अ स्टूडेंट विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन प्राइवेट मेंबर। ये तो सवाल असाइनमेंट में लहरले समझाए थे, क्लास में कई बार बताए थे, असाइनमेंट में भी ये सवाल, इस तरह का सवाल हम दिए गए, तो आप देख सकते हैं, इसको तो आप बना लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि असाइनमेंट का दिया गया सवाल है। पढ़ने वाले बच्चे का सवाल कुछ भी नहीं छूटा है। 1 नंबर खाली ऑब्जेक्टिव जो 14 नंबर है, अगर गलती किया होगा तो उसमें करना चाहिए, बाकी हमको नहीं लगता 70 में 69 नंबर में कोई गलती होना चाहिए, पूरा नोट सारे असाइनमेंट से मिला दिए 69 नंबर। व्हाट इज सॉर्टिंग, राइट एन एल्गोरिथम ऑफ सॉर्ट टू कंटेंट्स ऑफ द एरे यूजिंग बबल सॉर्ट मेथड। अभी ऑनलाइन जिस दिन पढ़ा रहे थे उसी दिन बताया, 4 एल्गोरिथम पढ़ना था, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सिलेक्शन और बबल सर्च। बोले थे चारों में वो आएगा, चलिए आया कि नहीं आया, और वो भी सारा नोट्स, असाइनमेंट, सब क्वेश्चन टेस्ट में कई बार ये सब सवाल दिया गया है, आप कहीं नहीं सकते, कुछ आपका जगह ही नहीं बचा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी लोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाए थे, C++ मेमोरी मैप के अंदर। तो ये बहुत आसान सा सवाल, कई बार टेस्ट असाइनमेंट सब में मिल जाएगा आपको भाई, कुछ नहीं कहना है, इस समय आप बोलिएगा तो झूठ मार खा जाएगी उल्टी। आप कहता है व्हाट इज कैम पहले भी पढ़ाया गया, लास्ट क्लास में वीडियो भेज करके भी बताए थे, जो 2 दिन पहले YouTube में पढ़ाया, उसमें वीडियो भी भेज करके बताया, इसका सॉल्यूशन भी आपको कई बार इस तरह का सॉल्यूशन बताएगा। कैम का बताना है कि क्या है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या है, क्लियर से बताया गया कि जब नेटवर्क को ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके स्ट्रक्चर को ही टोपोलॉजी कहते हैं। इसका पॉपुलर टोपोलॉजी का नाम बताइए, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये सब कई तरह का, रिंग टोपोलॉजी, कई तरह का टोपोलॉजी आपको समझाएगा, जो कि असाइनमेंट नोट्स और क्वेश्चन में तो पक्का मिलेगा भाई। नेक्स्ट, डिफाइन टर्म्स, कंप्यूटर वायरस, आप इसमें थोड़ा कह सकते हैं क्योंकि ये हमने नहीं बताया, कंप्यूटर वायरस। तो अब वायरस मैंने कचरा और कंप्यूटर मैंने जानबे कर रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते थे, अगर नहीं लिखे तो इसका ब्लेम आप हम पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब आपके असाइनमेंट में मिल जाएगा, www, जो कि हम बताएंगे थे, BBI भी कराएंगे। व्हाट इज मॉडम, मॉडम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये भी आपको असाइनमेंट में मिल सकता है, हम देखेंगे बढ़िया से। तो व्हाट इज मॉडम, व्हाट इज फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, ये भी आपका असाइनमेंट का सवाल है। मतलब पूरा 70 नंबर में अगर ऑब्जेक्टिव में ब्लेम कीजिएगा तो खाली एगो 14 नंबर में ब्लेम कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव में ब्लेम कर सकते हैं तो 1 नंबर में वायरस में ब्लेम कर सकते हैं, और आपको ब्लेम करने का कहीं कोई ऑप्शन हमने नहीं छोड़ा है। रही बात अगर आप पढ़ने वाले में से होंगे तो मैक्स पूरा का पूरा बनाए होंगे, और भैया नहीं पढ़ने वाले को कितना इंपॉर्टेंट करा दीजिए, नोट्स बनवा दीजिए, सब चीज करवा दीजिए, वो नहीं बना पाएगा। लेकिन हम मैक्सिमम बच्चा मेरे पास कमेंट किया, मैसेज किया कि एग्जाम बहुत मस्त दिया, बहुत फाड़ दिया, लगभग क्वेश्चन उन लोगों ने बना लिया है। चलिए दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने कंप्यूटर का रिजल्ट इस बार फाड़िएगा, हमको पता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे का रिजल्ट फटेगा, मैक्सिमम बच्चे का जो रिजल्ट है फटेगा, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम जो बहुत शानदार गया, बहुत ज्यादा शानदार गया, क्योंकि कमेंट मेरे पास आया बहुत सारा, क्योंकि कोई मिस्टेक का चांस ही नहीं था, सारा ऑब्जेक्टिव नोट्स और असाइनमेंट से था। एक क्वेश्चन की बात ही अलग है, सब्जेक्टिव तो कहीं से बाहर संभव ही नहीं कि एक भी बाहर गया। तो पढ़ने वाले बच्चे तो तैयारी फुल करके रखे थे, हम तो पहले क्लास में बोले कि बाबू नोट्स पढ़ जाओ या असाइनमेंट पढ़ जाओ, सब तैयारी क्लियर हो गया। बहुत बच्चे ने नोट्स से असाइनमेंट को एकदम पी गया था, जिसका ये कारण है कि सारा का सारा रस मलाई आया है एग्जाम में।
उम्मीद करते हैं कि कंप्यूटर का एग्जाम बेहतर सबका गया होगा। गॉड ब्लेस यू, और आगे का सारा एग्जाम के लिए गुड लक, और बेहतर से इस एग्जाम को लिखिए और मेहनत कीजिए और आगे अपने करियर में सफल होने के लिए आगे बढ़िए। और कहीं कोई दिक्कत हो कभी जिंदगी में तो एक बार जरूर याद कीजिए। गुड लक, बी सेफ, बी केयरफुल। धन्यवाद, बाय बाय।